विद्या करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं संदीप सर। हम लोगों ने पिछली कई जो क्लासेस कराई हैं या हमने क्लासेस ली हैं, आप सभी ने उसका बहुत तेज़ गति से मैं देख रहा हूं कि आप लोगों ने उसको पढ़ने का प्रयास किया है। बहुत बहुत आप सभी का आभार है कि आप लोग ऐसे ही हम लोगों का हौसला अफजाई करते रहिए। लेकिन थोड़ा आज क्लासेस इसलिए डिस्टर्ब रही क्योंकि आज हिंदी वाले सर और मैथ वाले सर दोनों लोगों की कुछ तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब है, तो इसीलिए हम ज़्यादा क्लासेस नहीं दे पाए आज आपको ऑनलाइन के माध्यम से। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को करंट अफेयर्स की सीट कराने के लिए सोचा कि लाइए मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की सीट बना लेता हूं। तो इसीलिए मैंने करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने का प्रोग्राम किया है। तो आप लोग थोड़ा सा करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान रखिए। मैं आज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, लगभग आपके 34-35 क्वेश्चन होंगे, 32-33 क्वेश्चन हैं जिनके माध्यम से मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी करे हैं। आप लोगों से पुराने भी क्वेश्चन में मैंने डाले हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे पहले क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई आ गई है, सबको पता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी जो आई है, उसके अनुसार जो पुरानी जो प्रणाली चल रही थी जिसमें हम लोग 10+2 इंटरमीडिएट के माध्यम से पढ़ाई करते थे, तो वो उसकी जगह पर कौन सी 10+2 की जगह पर कौन सी प्रणाली प्रतिस्थापित की जाएगी, आपको ये बताना है मित्रों। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो नई प्रणाली आई है, आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बार जो लागू की गई है वो कौन सी कमेटी के आधार बनाई गई थी या किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई थी। तो के कस्तूरी रंगन का नाम सबको पता है कि के कस्तूरी रंगन के हिसाब से बनाई गई है। और दूसरी चीज़, जो इसके अध्यक्ष थे आप लोग जानते हैं कि यशपाल, जो कि पुराने में अभी आपको याद होगा जो टीईटी वगैरह की तैयारी करते हैं उन बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज होगा कि जो यशपाल समिति है, यशपाल समिति भारत में शिक्षा बिना बोझ के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। तो उन्हीं के मतलब कहने पर ही ये कमेटी बनाई गई है। तो इसका जो उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा मित्रों, वो बी ऑप्शन सही होगा। जो नई शिक्षा नीति आ रही है, उस नई शिक्षा नीति में जो माध्यम रहेगा इस बार, तो 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर रहेगा, क्योंकि इसमें बच्चे को कई प्रणालियाँ 1 से 5, फिर उसके बाद 5 से 8 का है, 6 से 8 का है, उसके बाद फिर 9, 10, 11, 12 ऐसे करके आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। तो आप लोग याद रखिए 5+3+3+4 प्रणाली से 10+2 प्रणाली को प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो आपका उत्तर बी बिल्कुल सही होगा मित्रों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 30वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किए जाने की घोषणा हुई है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। वासुदेव मोही जी को, नासिरा शर्मा जी को, शरद कुमार लिम्बाले जी को और पद्मजा घोरपाड़े जी को। तो आप सभी को अभी को मैंने करंट अफेयर पढ़ाया हुआ है कि हाल ही में 30वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किए जाने की घोषणा हुई है। तो जो 30वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है मित्रों, वो किसको प्रदान किया गया है? वो शरद कुमार लिम्बाले जी को प्रदान किया गया है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हाल ही में 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 30वां बिहारी पुरस्कार मित्रों किसे प्रदान किया गया है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहारी पुरस्कार होता है, ये साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला एक बेहतरीन या उत्कृष्ट पुरस्कार होता है। और ये कौन जारी करता है? तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि इसको के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया था। 1991 से ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो चाहे वो सरस्वती सम्मान रहा हो आपका, चाहे वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार रहा हो, चाहे व्यास सम्मान रहा हो और चाहे बिहारी पुरस्कार रहा हो, ये चारों साहित्य के जो पुरस्कार है इनको कौन जारी करता है? तो इन सभी को के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगर हम लोग 30वें बिहारी पुरस्कार की बात करें तो 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा जी को प्रदान किया गया है। आपका ए उत्तर बिल्कुल सही होगा मित्रों, तीसरे का ए ऑप्शन सही है। चलिए जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका आयोजन कहाँ संपन्न किया गया है? तो याद रखिएगा, जो अगर कभी भी आपसे पूछता है कि हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसका आयोजन मित्रों कहाँ संपन्न किया गया? तो इसका आयोजन मित्रों नई दिल्ली में संपन्न किया गया है। आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, सी ऑप्शन सही है मित्रों, नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसे घोषित किया गया है? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो बताइए सभी लोग। 5 का डी ऑप्शन सही होगा, छिछोरे बिल्कुल सही उत्तर है। आप सभी लोग जानते हैं
ये जो मूवी है छिछोरे, ये कॉलेज की लाइफ पर बनाई गई थी और इसमें जो लीड अभिनेता थे वो आप सभी लोग जानते हैं कि उनकी डेथ हो गई थी, तो इसीलिए चूँकि बहुत हाईलाइटेड थी इसलिए इस मूवी को किया गया है। तो छिछोरे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया मित्रों छिछोरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं छठा। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 की हाल ही में घोषणा हुई है, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया। आप जानते हैं, आप सभी लोग इस समय कोरोना बीमारी से देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। पिछले साल जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो उसमें आपको ध्यान होगा बहुत सारे हमारे अभिनेता मारे गए थे, जिसमें इरफान खान चूँकि बहुत दिनों से बीमार थे, उनको कैंसर था, तो इरफान खान की डेथ हुई थी। तो इसीलिए 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 की जो घोषणा हुई है उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसे प्रदान किया गया है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इरफान खान जी को प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इरफान खान जी को प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम पत्रिका के अनुसार किड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे चुना गया है। किड ऑफ द ईयर पुरस्कार से कौन चुना गया है। मैंने कई बार आपको क्लास में समझाया है कि टाइम पत्रिका जो होती है वो एक मैगजीन है, वो जारी करती है, कई सारी लिस्ट जारी करती है। तो उसने किड ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए भी लिस्ट जारी की है, जिसमें गीतांजलि राव को शामिल किया गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। किड ऑफ द ईयर पुरस्कार कैसे चुना गया है, तो गीतांजलि राव आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। लिखा है हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चन कि क्या कह रहा है, इसमें असत्य की पहचान करना है। 4 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें आइसलैंड, फिनलैंड व नॉर्वे क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे हैं। जी बिल्कुल सही है आपका, ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें सबसे निचले अर्थात 156वें स्थान पर अफगानिस्तान देश रहा है, अर्थात वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में कुल देशों की संख्या 156 नहीं है, बिल्कुल सही है। गत वर्ष भारत का स्थान 112वां था, परंतु इस वर्ष 28 स्थानों की गिरावट के साथ भारत 140वें स्थान पर रहा है। जी बिल्कुल सही है। तो आपके 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह सूचकांक 5 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है। मित्रों यहीं पर आपको ध्यान देने की बात है कि जो ये सूचकांक है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो जारी किया जाता है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसमें 5 नहीं होते, इसमें 4 क्षेत्र होते हैं। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन ही बिल्कुल गलत होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो डी ऑप्शन सही है मित्रों, डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन के अनुसार आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 5 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण किया जाता है, ये गलत है। 4 क्षेत्रों में ही लैंगिक अंतराल का परीक्षण किया जाता है। तो 8 क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि 8 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी लोग ध्यान रखिएगा, इन क्वेश्चनों को जरूर कहीं नोट कर लीजिएगा, ये आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन, आप सभी लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, ये 2 पड़ोसी मुल्क ऐसे हैं जिनके माध्यम से भारत कई बार क्या करता है, उनसे अच्छे संबंध बनाने के चक्कर में कई ट्रेन संचालित करता है, जिससे वहाँ के लोग और भारत के लोगों का आपस में आवागमन हो पाए। तो अभी भारत ने 3 ट्रेन स्टार्ट की हैं। आप जानते हो मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन, एक बंधन एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट की गई थी, और जो एक अभी स्टार्ट की गई है आप सभी लोग जानते हो मिताली एक्सप्रेस स्टार्ट की गई है। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो भारत और किस देश के मध्य मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन पुनः स्थापित किया गया है, तो मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन जो चल रही है मित्रों वो बांग्लादेश और भारत के मध्य चल रही है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान के बीच 2 ट्रेन चलती हैं, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए 30वां सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया है। कौन सी पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है मित्रों, तो आपको बताना है कि सरस्वती सम्मान कौन सी पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिए, सरस्वती सम्मान जो है वो इस बार सनातन के लिए प्रदान किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सनातन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था शरद कुमार लिम्बाले जी को प्रदान किया गया है सनातन के लिए। चलिए क्या है डिजर्ट नाइट 21 क्या है, आपको बताना है कि डिजर्ट नाइट 21 क्या है। अच्छा, ये डिजर्ट नाइट है क्या, एक्चुअली में भारत और फ्रांस की सरकार जो है, भारत और फ्रांस की जो सेना है, भारत और फ्रांस की सेना एक युद्धाभ्यास करती है, तो उसी युद्धाभ्यास का नाम डिजर्ट नाइट 21 रखा गया है, क्योंकि 2021 में संपन्न हुआ है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा मित्रों। भारत और फ्रांस के मध्य जो युद्धाभ्यास हुआ है अभी भारत में, तो इसी युद्धाभ्यास का नाम दिया गया है डिजर्ट नाइट 21। तो आपका बी ऑप्शन सही है।
संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक व फ्रांस के द्वारा जैव विविधता के लिए हाल ही में वन प्लैनेट समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया गया है मित्रों, कहाँ पर? तो फ्रांस के पेरिस शहर में। ध्यान रखिएगा मित्रों, फ्रांस के पेरिस शहर में वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया गया है। तो आपका जो उत्तर सही होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक व फ्रांस द्वारा जैव विविधता के लिए हाल ही में वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया गया है, तो पेरिस में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 7वां विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में 7वां विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन मित्रों सिंगापुर में संपन्न हुआ है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। इसी में मुख्यमंत्री योगी जी को आमंत्रित किया गया था और योगी जी ने उसमें भाग भी लिया था, आप सभी लोगों को पता होगा। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 के संबंध में क्या असत्य है? इसमें असत्य आपको बताना है। 14th क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ध्यान से आपको पढ़िएगा ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई? 14th नंबर क्वेश्चन है। लिखा है, यह विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं की सूची होती है। क्या ये बिल्कुल सही है? जी बिल्कुल सही है आपका उत्तर ऐसा। अगर कभी पूछा जाएगा कि हाल ही में जारी की गई ग्लोबल फायर पावर सूचकांक क्या होती है, तो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 जो होती है वो विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं की लिस्ट होती है। सही है। इस सूची में कुल 133 देशों को शामिल किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है मित्रों। इस सूची में कुल 133 देशों को शामिल किया गया। सही है। इस सूची में अमेरिका, रूस, चीन को क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रखा गया है। आपका तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो चौथा ऑप्शन है, इस सूची के अनुसार भारत की सेना को 5वें स्थान पर रखा गया है। मित्रों यही आपका क्वेश्चन गलत है, क्योंकि भारत को इसमें 5वां स्थान नहीं प्राप्त हुआ है। भारत को इसमें स्थान जो प्राप्त हुआ है मित्रों वो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यानी कि आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी सही होगा। अगर यहाँ 4 होता तो सभी सही हो जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि इस सूची के अनुसार भारत की सेना को चौथे स्थान पर स्थान मिला है, या 5वां गलत है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है भाई? नोवाक जोकोविच ने जीता है। उन्होंने फाइनल में किसको पराजित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके परीक्षाओं में मैंने कई बार देखा कि इसमें विजेता के साथ साथ कभी कभी उपविजेता के बारे में भी पूछ लेता है। वही क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का जो पुरुष एकल खिताब है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। उन्होंने फाइनल में किसको पराजित किया है? तो उन्होंने फाइनल में डेनिल मेदवेदेव को पराजित किया है। 15 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इन्होंने मेदवेदेव को पराजित करके ये खिताब अपने नाम किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार छोटे राज्यों में किसे शीर्ष स्थान पर रखा गया है? आपका ऑप्शन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोग ध्यान रखिए, अगर मैं बड़े राज्यों की बात करूं तो बड़े राज्यों में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है, और सबसे निचले स्थान पर जो रहा है वो उत्तर प्रदेश रहा है, और यही मैंने आपको पढ़ाया भी है। लेकिन चूंकि यहाँ पर छोटे राज्यों के बारे में बात कर रहा है तो छोटे राज्यों में शीर्ष पर गोवा है आपका, और अरुणाचल प्रदेश सबसे निचले स्थान पर है। तो 16 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा कि गोवा आपका उत्तर एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखिए मित्रों, निम्नलिखित, एक बार फिर से मैं थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 को लंदन की द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया है। ये आपका बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है आपका। तो 17 का पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इस सूची में कुल 167 देशों को शामिल किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है आपका। इस सूचकांक में नॉर्वे, आइसलैंड व स्वीडन को क्रमशः पहला, दूसरा व तीसरा स्थान मिला है। ये भी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसमें भारत को 51वां स्थान मिला है। यही आपका उत्तर गलत है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारत को वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की बात की जा रही है, तो आपको कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बताइएगा। आपका उत्तर डी बिल्कुल सही है। इसमें भारत को 51वां स्थान बिल्कुल प्राप्त नहीं हुआ है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। हाँ, तो ऑप्शन आपका सही कौन सा है मित्रों? डी ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला एकल खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है। ध्यान रखिए मित्रों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। किसको पराजित किया था? तो मेदवेदेव को पराजित किया था।
और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला एकल खिताब जो जीता है वो जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है। इन्होंने किसको पराजित किया था? तो जापान की नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रॉडी को पराजित करने के बाद ये खिताब जीता है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों वो डी ऑप्शन सही होगा, जेनिफर ब्रॉडी को पराजित करके इन्होंने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप जीतकर टोक्यो ओलंपिक में प्रवेश किया है? ध्यान दीजिए, हाल ही में किस देश ने विश्व पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2021 जीतकर टोक्यो ओलंपिक में सीधा प्रवेश किया है? तो कौन सा उत्तर आपका सही होगा? तो आपका डेनमार्क बिल्कुल सही है मित्रों, बी ऑप्शन आपका सही है कि इस पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप को किसने जीता है? डेनमार्क ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट है, ऑप्शन है परमाणु ईंधन पर चलने वाला पहला रॉकेट, क्रायोजेनिक रॉकेट, जैव ईंधन पर चलने वाला पहला रॉकेट या शनि पर भेजा जाने वाला पहला रॉकेट। तो स्टारडस्ट 1.0 जो रॉकेट है मित्रों वो जैव ईंधन पर चलने वाला विश्व का पहला रॉकेट है। तो आपका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। ये पूछ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत पहले ही आप लोगों से कह रखा है कि आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसलिए आपका 20 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। जैव ईंधन पर चलने वाला जो पहला रॉकेट है वही क्या है मित्रों? वही आपका स्टारडस्ट 1.0 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी मित्रों? आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई है। बताइए, सभी लोग बताइए ध्यान से। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई है भाई? बताइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए कब हुई है। मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों पर छोड़ रहा हूं, कहिए, चूँकि मैं बता भी सकता हूं, क्योंकि मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, इसको सर्च करिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके पेपर में पूछ भी लिया जाए, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को सुपुर्द कर रहा हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, आप लोग सर्च करके घर पर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस प्रथम भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे पुरस्कार सम्मानित किया गया है भाई? एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो स्मिता लेंका को प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा मित्रों, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। स्मिता लेंका को एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। पूरे एशिया में जो पर्यावरण के लिए सबसे बेहतरीन काम करते हैं उसी को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टीमों में कौन सी वो टीम है जिसने 100 T20 मैच जीतने वाली विश्व की पहली टीम बनने का रिकॉर्ड कायम किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका डी ऑप्शन मित्रों बिल्कुल सही होगा। इसमें पाकिस्तान आपका सही उत्तर है। भारत भी सेकेंड नंबर पर पहुंच गया है। भारत ने भी 85 मैच जीते हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान पहली ऐसी विश्व की क्रिकेट टीम बनी है T20 टीम जिसने 100 मैच जीते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक अजय माथुर जी को बनाया गया है। आपका सी ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल सही है मित्रों, अजय माथुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी है? देखिए, दो चीज़ें वहाँ पर बहुत फेमस हैं उस प्लेस पर। एक तो सुहेलदेव की जो स्मारक स्थापित किया गया, आधारशिला रखी गई, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, वहीं पर आप जानते हो मोहम्मद बिन तुगलक बार बार जाया करता था, तो सैयद सालार गाजी मसूद की दरगाह भी वहीं पर स्थित है। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों वो डी ऑप्शन सही है। बहराइच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला रखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस पहली भारतीय महिला को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष चुना गया है? तो आपका उत्तर जो सही होगा इसमें मित्रों, बताइए कौन सा सही होगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूं। जी ऑप्शन है देविका सिंह, अनुकृति सिंह, धीति गोयल और रश्मि। कौन सा उत्तर सही है मित्रों? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने 100वीं किसान रेल का प्रारंभ कहाँ से किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये, कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 100वीं किसान रेल का प्रारंभ कहाँ से किया है? क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान दीजिए मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
दिल्ली जनकपुरी से नोएडा बॉटनिकल गार्डन, नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है। महाराष्ट्र देवलाली से बिहार दानापुर तक, ये पहली किसान रेल सेवा थी जो महाराष्ट्र देवलाली से स्टार्ट की गई थी और बिहार के दानापुर तक जाती थी। और जो अभी स्टार्ट की गई है 100वीं रेल, वो संगोला से शालीमार तक, यानी कि महाराष्ट्र के संगोला से लेकर के पश्चिम बंगाल के शालीमार तक स्टार्ट की गई है। तो मित्रों सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, 27 का सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से एस थियोडर भास्करन को सम्मानित किया गया है। 28 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा मित्रों, बी ऑप्शन सही है, एस थियोडर भास्करन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में स्कॉच ग्रुप ने किसे चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी साहब को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन क्लास में भी पढ़ाया है, पी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, हैदराबाद भारतीय शहर को 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू के H5N8 स्ट्रेन का इंसानों में पहला मामला दर्ज किया गया? आप सभी लोग जानते हैं बर्ड फ्लू एक वायरस से होने वाला रोग है। तो H5N8 जो स्ट्रेन है, आप सभी लोग जानते हैं बर्ड फ्लू जानवरों में होता था, जैसे जो जानवर खाए जाते हैं उन जानवरों के ये रोग होता था। ऐसा पहला स्ट्रेन है जो कि मनुष्य में मिला है। तो किस कंट्री मिला है? रूस में प्रदान किया गया है, रूस में मिला, सॉरी। 31 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रसिया में पहला ऐसा मामला दर्ज किया गया है जो कि इंसानों के अंतर्गत भी पाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में नाव के जरिए 70 दिन में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे युवा महिला कौन बनी है? कैप्टन निवेदिता, कैथरीन डी सुलियन, उदिता पुरी और जैस्मिन हैरिसन। तो आपका 32 का जो ऑप्शन सही है मित्रों, कौन सा है भाई? जैस्मिन हैरिसन। जो डी ऑप्शन आपका सही है वो बिल्कुल सही है। वो एक शिक्षिका हैं जिन्होंने नाव के माध्यम से 70 दिन में अटलांटिक महासागर को पार करने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। संपूर्ण विश्व में कार्बन उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार वाले दिन अर्थ आवर डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किस देश ने की थी? सभी लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने की है, ये तो सभी लोग जानते हैं। मुझे आपको ये बताना है कि ऑस्ट्रेलिया में कहाँ से स्टार्ट किया गया मित्रों? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी वर्ष 2007 में कब स्टार्ट किया गया था? वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से ये स्टार्ट किया गया है अर्थ आवर डे। और भारत ने इस बार इसको मार्च के चूँकि अंतिम शनिवार को मनाया जाता है तो 27 मार्च को मनाया है। तो आप लोगों ने देखा कि जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं आपके सामने वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। मैं आप लोगों से ये आशा करूँगा कि आप लोग देख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मित्रों। पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में मैंने इसको स्क्रीनशॉट दे दिया है, इसीलिए आप इस दोनों चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो भी मैंने इसमें टेस्ट सॉल्व कराए हैं उसको कहीं नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद कहता हूँ। आप सभी लोग घर पर रहिए, आप लोग सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। जब कभी कोचिंग खुलेगी तब मुलाकात होगी। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।